नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हो। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। बुरहानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई है। एक फैक्ट्री बताई जाती है, कपड़ा की ये फैक्ट्री है और इसमें भीषण आग लगी है। वजह शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने में लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कपड़ा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आई है और आग कितनी भीषण है इस तस्वीर को देखकर भी आप अंदाजा लगा पाएंगे। चूंकि कपड़े की फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि आग तेजी से फैलती चली गई और इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी नुकसान कितना हुआ है ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल को इत्तला की गई थी और दमकल कर्मी बाद में मौके पर पहुंचे। मोर्चा उन्होंने संभाला और आग को बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन आग कितनी विकराल है इसको देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान इस आग लगे की घटना में हुआ होगा। कपड़े की ये फैक्ट्री बताई जाती है, कपड़ा यहाँ पर बनाया जाता है, तो ऐसे में आग तेज़ी से फैलती चली गई। शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया इस आग लगने की जो घटना है उसकी वजह सामने आई है। तो लगातार आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी इस आग को काबू में कर लिया जाएगा। बुरहानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना यहाँ पर सामने आई। ये तस्वीर आपको हम बुरहानपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आग लगने की ये घटना सामने आई और आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी अपनी मशक्क़त करते हुए यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को काबू में किया जा सके। नुकसान कितना हुआ है अभी तो पहले आग बुझाई जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। लेकिन कपड़े की चूँकि ये फैक्ट्री बताई जाती है, जिसकी वजह से आग जो है वो तेज़ी से फैलती चली गई और अभी भी ये आग लगी हुई है। दमकल कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए। कपड़े की फैक्ट्री और ये माना जाता है अमूमन के शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होती है आग लगने की घटनाओं में, और यहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि इसी वजह से आग लगने की ये घटना हुई है। और क्या कोई अंदर किस वक्त ये आग लगी है, क्या कोई अंदर मौजूद भी था, ये चीज़ें, ये जानकारियाँ कुछ आना अभी बाकी हैं। लेकिन आग को बुझाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी पूरी तरह से लगे हुए हैं और जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके इसका प्रयास यहाँ पर करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं। गणेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। गणेश, क्या जानकारी आग लगने की घटना की, कैसे ये आग लगी और कब ये आग लगी, क्या अंदर कोई मौजूद भी था? जी, ये बुरहानपुर के हनुमान साइजिंग का मामला है। ये कपड़ा फैक्ट्री है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग जनी लग गई है और आग का स्वरूप इतना है कि अभी भी फायर फाइटर जो है मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। आग जनी की घटना जैसे ही हुई वैसे अफरा तफरी मच गई क्षेत्र में। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सुनील, क्या अंदर कोई मौजूद था आग लगने की घटना जब घटी, किस वक्त ये घटना हुई, कुछ पता चल पाया? जी, बारिश का दौर चल रहा था। वैसे जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, फैक्ट्री बंद थी। बारिश होने की वजह से सभी कर्मचारी अपने अपने घरों पर थे। लेकिन शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट हुई, उसके बाद में आगजनी की घटना जो है हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए इस खबर पर। आग बुझाने का काम अभी भी लगातार किया जा रहा है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग कितनी भीषण है, अफरा तफरी कैसे मच गई, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। और आज दिन की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो भोपाल से बड़ी खबर ये रही कि संयुक्त परीक्षा 2022 में गड़बड़ी के आरोप जो लगाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ सेंटर के परिणाम जो आए हैं इसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। इस बात की उन्होंने इस बात को लिखा भी है, ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 2, उप समूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में एक सेंटर के परिणाम में संदेह व्यक्त किया जा रहा था। सेंटर आपको बता देते हैं, ग्वालियर का ये सेंटर है। विधायक का कॉलेज बताया जाता है, विधायक से जुड़ा हुआ ये कॉलेज बताया जाता है और NRI कॉलेज उसका नाम है। और यहाँ पर परीक्षा हुई थी और यहाँ के 10 में से जो 10 टॉपर्स हैं उनमें से 7 जो हैं वो यहीं से टॉपर्स हैं और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। उनके हिंदी में दस्तखत को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और भी तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर जवाब भी दिया था,
लेकिन इस जवाब के बावजूद जो आज प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि जिस सेंटर के परिणाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसके अभी उसे फिलहाल तो एक तो भर्ती नियुक्तियां जो हैं वो रोकी जा रही हैं और सेंटर के परिणाम जो है उनका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आज की रही, और बड़ी खबर यह रही कि पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट जो हड़ताल कर रहे थे 11 तारीख से, वो हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था और स्वास्थ्य मंत्री से इन लोगों की बातचीत हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि हड़ताल खत्म कर दी जाए। 11 जुलाई से हड़ताल चल रही थी। इन लोगों की 12 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे थे। बढ़ते आगे, फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन आज ओरछा में थे। उन्होंने राम राजा सरकार के दरबार में मत्था टेका, दर्शन किए, पूजा अर्चना की। रवि किशन के आने की खबर लगते ही उनके फैंस जो हैं, चाहने वालों की भीड़ उमड़ गई। सभी ने यहां सेल्फी लेने की कोशिश की और रवि किशन ने किसी को निराश नहीं किया, सभी के साथ सेल्फी खिंचवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम राजा भगवान जो है उनके आशीर्वाद से प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यहीं पर एक महीना था मैं, अभिषेक बच्चन थे, ऐश्वर्या राय जी थी, इसमें मैं भी था। यहाँ मणिरत्नम की फिल्म थी, तो मैं उसी राम राज्य में, उसी प्रभु राम के मंदिर के चरणों में बोलता हूँ कि समस्त मध्य प्रदेश, बागेश्वर महाराज भी यहीं पर हैं, सारे हनुमान जी की भी कृपा है, राम की भी कृपा है। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही है और बहुमत की सरकार बना रही, इसमें कोई इफ बट नहीं है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब तक कांग्रेस को समर्थन देने वाले आदिवासी संगठन जो है उसके अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से कांग्रेस विधायकों में बेचैनी हो गई है। कांग्रेस से जुड़े आदिवासी जयस के नेता हीरालाल अलावा विधायक हैं, लेकिन जयस प्रमुख हीरालाल अलावा ने ऐलान कर दिया है कि आदिवासी बहुल 80 विधानसभा सीटों पर संगठन अपने उम्मीदवार उतारेगा, जिससे कांग्रेस विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। जयस प्रमुख हीरालाल अलावा ने यह भी कहा है कि यदि आदिवासी संगठन जयस के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस के विधायक बेचैन हैं तो ये उनकी परेशानी है। कांग्रेस में आदिवासी सीटों को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा और बीजेपी ने कहा है कि जयस ने कांग्रेस का चुनाव में साथ दिया, उसको ही दरकिनार फिर किया गया। जी तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, मनावर से चुनाव जीत के आए हैं, तो उनके मन में भी स्पष्ट ही है कि कांग्रेस से लड़ेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारा संगठन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव हो रहा है। देखिए, हर कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ी है, अन्य दल भी मजबूती से खड़े हैं। अब ये अगर कह रहे हैं कि वो भी मजबूती से खड़े हैं तो वो भी मजबूती से खड़े हैं, तो सब मजबूत हैं। सब मिलके हम लोग जेएस कांग्रेस हम मिलके साथ में लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार आएंगे। उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग कहाँ है? वो भी समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम भी समाज के लिए लड़ते हैं। देखिए, वो 80 सीटों पे खड़ा करेंगे, वो कह रहे हैं। आपकी सीट पे भी खड़ा करें, मेरी सीट पे खड़ा करें, 80 सीट पे खड़ा करें, विषय वो नहीं है। विषय है समाज की बात। अगर समाज हितैषी है, समाज के बारे में वो सोच रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस उस समाज के लिए खड़ा है और सदियों से खड़ा है, तो उनको कांग्रेस के साथ में खड़ा रहना चाहिए। तो उनका उत्साह प्रोत्साहन करना चाहिए। अब वो क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जयस के कारण, वो उसका जवाब तो अब वही दे पाएंगे। देखिए, जयस का जो काम जिस आदिवासी क्षेत्र में बढ़ा है, और उस काम को फिर बढ़े हुए काम को कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जिस प्रकार से अपने साथ मिलाकर वादा खिलाफी करने का काम किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा था कि जयस और कांग्रेस एक हो गए थे, परंतु कांग्रेस ने जयस के साथ वादा खिलाफी करी। कांग्रेस ने जिस प्रकार के समाज के सभी वर्गों के साथ वचन भंग करने का काम किया, किसान हो, युवा हो, महिला हो, उसी प्रकार से उन्होंने जयस के साथ भी बैठने के बाद में दोगलई करने का काम किया। इसलिए आज स्वाभाविक तौर पर जयस कांग्रेस से नाराज है और वो अलग भी चुनाव लड़ सकता है। चुनावी साल में आदिवासियों की लड़ाई अब दो प्रदेशों के बीच आ गई है। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी की पिटाई जेसीबी से बांधकर किए जाने के मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कटाक्ष किया है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को चुनौती दी है कि अगर आदिवासियों से सच्चा प्रेम है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर दिखाएं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पंधाना विधायक राम दांगोरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य में ऐसी घटना होने पर कांग्रेस नाटक नौटंकी करती है। यह दोहरा रवैया आदिवासी भली भांति समझने लगे। तो कांग्रेस झूठी संवेदनाएं दिखाने के लिए नाटक नौटंकी चालू कर देती है, लेकिन आज जब कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में
एक आदिवासी युवक को रात भर जेसीबी से बांध करके मारा गया, उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को भेजना पड़ा, तो ऐसे मौके पर कांग्रेस चुप हो गई। क्या वहां पर आदिवासी निवासरत नहीं है? क्या उनके राज्य में निवासरत आदिवासी इंसान नहीं है? रिलायंस फाउंडेशन की ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। थाईलैंड में चल रही 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति यारा जी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान हासिल करने के साथ ही गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारी बारिश के कारण गीली और फिसलन भरी परिस्थितियों के बावजूद ज्योति ने फाइनल में 13.09 सेकंड का समय लेकर जापान की 2 धाविकाओं टेराडा असुका और आओकी मासुमी को पीछे छोड़ा। ज्योति अगली बार एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। राजधानी भोपाल में सर्वसेन समाज की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सेन समाज के नेताओं को विधानसभा चुनाव में 5 टिकट देने की मांग की गई। ये मांग प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से की गई। सर्वसेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष गुरेलाल सेन ने बताया कि आगामी चुनाव में सेन समाज के नेताओं के लिए 5 टिकट की मांग की गई, जिसे लेकर 6 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज हमारे सर्वसेन समाज संगठन के द्वारा विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक 1 सभागार में जो कार्यक्रम रखा गया है, 1 दिन का प्रशिक्षण एवं बैठक। प्रशिक्षण के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए, हमारी समाज शिक्षित कैसे हो, विकसित कैसे हो, विभिन्न बिंदुओं पर हमारे वरिष्ठों द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही हमारे समाज की 6 सूत्री मांगे हैं समाज के उत्थान के लिए। इस बांधवगढ़ में सेन जी महाराज के जन्म स्थान पर स्मारक धर्मशाला एवं का भूमि पूजन हो, निर्माण हो, जो कई सालों से लंबित कार्य पड़ा है। साथ ही हमारी समाज को एससी में शामिल किया जाए। एससी के साथ साथ अगर एससी में शामिल नहीं करते तो अति पिछड़ा वर्ग का फार्मूला लागू करें। साथ ही हमारे समाज को संगठन में दायित्व मिले, विधानसभा के टिकट मिले, साथ ही लोकसभा के टिकट मिले एवं साथ ही हमारे सेन जी महाराज जो आराध्य देव हैं, उनकी जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित हो। बढ़ते आगे, बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश है और बदमाशों ने फायरिंग कर डराने की कोशिश की है। फायरिंग कर ये भाग निकले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज निकालकर तलाश शुरू कर दी गई। बढ़ते आगे, भिंड में सरकारी स्कूल का एक प्रधानाचार्य बच्चों और बड़ों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। यह मामला जामुना के सरकारी प्राथमिक स्कूल का है। यहां पर हेडमास्टर कट्टा लेकर स्कूल पहुंच गया। इस हेडमास्टर की शिकायत महिला सरपंच और ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी से की थी, जिसके बाद से यह शिक्षक भड़का हुआ है। निलंबन के बावजूद यह स्कूल आता है। हद तो तब हो गई जब लोगों को डराने के लिए कट्टा लेकर स्कूल पहुंच गया। लोगों ने इसकी शिकायत अब पुलिस से की है। इधर सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में सरपंच की दबंगई सामने आई। यहां पर मजदूरी मांगने पर भड़के सरपंच ने मजदूर के साथ मारपीट की और महिलाओं से धक्का मुक्की भी की गई। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह सिंगरौली जिले के चितरंगी जनपद के ग्राम पंचायत शेरवा का है, जहां पर सरपंच बहादुर बसोर ने मजदूरी मांगने पर महिलाओं से पहले बदतमीजी की और फिर एक मजदूर की लाठी डंडों से पिटाई करवा दी। घायल मजदूर को प्राथमिक इलाज के लिए चितरंगी के जनपद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा। बढ़ते आगे, खबर दमोह से, जहां के पथरिया में सरकारी कस्तूरबा गांधी छात्रावास की वार्डन की गंदी हरकत सामने आई। छात्रावास में पढ़ने वाली बालिकाओं ने आपत्तिजनक वीडियो बालिकाओं के बनाए गए और उन्हें वायरल किया गया। नाबालिग छात्राओं के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि छात्रावास की वार्डन उषा करकरे और उनके पति द्वारका करकरे छात्रावास में ही रहते हैं। इनके कहने पर रसोईया वर्षा पटेल ने बालिकाओं के नहाने के वीडियो बनाए और वायरल किए। इस मामले में डीपीसी पर छात्रावास की वार्डन और उनके पति को बचाने के भी आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।
सीहोर में जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शिक्षा विभाग ने सरकारी टैगोर स्कूल और उसके छात्रावास को साइकिल का कारखाना बना दिया। स्कूलों में बंटने वाली साइकिलों के पार्ट्स यहां पर जोड़े जा रहे हैं। इससे स्कूल में जगह नहीं बची और इसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यार्थी कहते हैं कि परिसर में साइकिल कसने की व्यवस्था से दिक्कत हो रही है। जिम्मेदारों से सवाल किए गए तो गोलमोल भाषा में जवाब वो देते नजर आए। पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम से ठगी करने वाले 2 आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये आरोपी पूर्व सीएम के नाम से कांग्रेस के नेताओं को कॉल करके लाखों रुपए की मांग करते थे। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। भोपाल में एक्टिव मोबाइल चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। ये गैंग ऑनलाइन बुक किए गए मोबाइल के पार्सल में साबुन रखकर लोगों के साथ धोखा करते थे। बताएं कि ये गैंग 17 लाख रुपए के मोबाइल पार कर चुके हैं। बुरहानपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग में सरकारी राशि का गबन करने वाले 10वें आरोपी रविकांत सिंगार को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह फर्जी तरीके से बैंक खाते में 30 लाख रुपए का गबन कर चुका था। इसके कब्जे से 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में करीब 9 करोड़ रुपए का गबन हुआ था, जिसमें से 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है। आधुनिकता के युग में अब जालसाज और फ्रॉड करने वाले भी रोजाना मंसूबों को अपने अंजाम देने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। जागरूकता के अभाव में आम जनता ऐसे ठगों का शिकार बन जाती है। भोपाल में बैंक एटीएम फ्रॉड का हैरान कर देने वाला मामला आया। 5 दिनों में 53 लोगों के खाते से हजारों रुपए हेर फेर कर जालसाजों ने निकाल लिए। पीड़ित बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बताए जाते हैं। हैरानी की बात यह कि सभी के पास इनके एटीएम कार्ड हैं, फिर भी एटीएम के जरिए इनके खातों से पैसे निकाल लिए गए। इधर भोपाल साइबर क्राइम डीएसपी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस लगी है। जल्द ही दिल्ली भी टीम भेजी जा सकती है। जरा सोचिए, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी ही कोख से पैदा हुए शिशु को जंगल के बीचों बीच जंगली जानवरों के लिए फेंक कर चला जाए। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला बालाघाट में सामने आया। घने जंगल में कुछ ही समय पूर्व पैदा हुआ एक नवजात शिशु मिला। मां ने इसे सोचकर फेंका कि शायद ये मर खप जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाला जो होता है उससे बचाने वाला बड़ा होता है। तो शिशु को एक राहगीर ने देखा, सूचना डायल 100 और 108 एम्बुलेंस को दी। इसके बाद सिविल अस्पताल वारासिवनी में उसे भर्ती करवा दिया गया। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले का खुलासा हुआ है। एसटीआर और पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है। वजह तंत्र मंत्र बताई गई। अंबिकापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में कांवरिया की मौत हो गई है। तेज रफ्तार पिकअप ने कांवरिये पर चढ़ा दिया वाहन। एक महिला कांवरिया की मौके पर जान चली गई। कैलाश गुफा ये जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। बतौली थाना क्षेत्र के कुड़केल की ये घटना बताई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर अंबिकापुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर कांवरिये, जो सावन का महीना चल रहा है, कांवरिये जल चढ़ाने के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे में कांवरिये की मौत हो गई। महिला की मौत हुई है, बताया ये गया है। तेज रफ्तार पिकअप वाहन महिला को रोक गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से शिफ्टिंग के दौरान चीतलों के भागने का मामला आया। बताया जा रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व से वाहनों के जरिए चीतल कूनो नेशनल पार्क भेजे जा रहे थे। इस दौरान सागर जिले के पास सड़क पर जंगल में अचानक वाहन का गेट खुल गया। चलते वाहन से 12 चीतल कूदकर भाग गए। वाहन प्रभारी ने इस घटना को छिपाने का प्रयास भी किया, जिस पर पेंच प्रबंधन ने लापरवाही बरतने वाले वाहन प्रभारी को निलंबित कर दिया और चीतल की शिफ्टिंग के प्रोटोकॉल को और भी सख्त कर दिया गया।
बड़वानी जिले में नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जलस्तर 123.900 मीटर पहुंच चुका है। खतरे का निशान 123.280 मीटर है। इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना के टरबाइन के जरिए पानी रिलीज हो रहा है। और इधर बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते बुरहानपुर की ताप्ती नदी उफान पर है और जलस्तर बढ़ने से हथनूर पुल के 1 फीट नीचे ही पानी बह रहा है, जिससे कुछ ही देर में डूबने की संभावना है। राजघाट और सतियारा घाट भी डूब गए हैं। मौत को मात देने की खबरें गाहे बगाहे सामने आती हैं, लेकिन भिंड के मदन के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर कोई यही कह रहा है कि वाकई ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि गिरनार पर्वत से गिरा एक शख्स 3 दिन बाद जिंदा लौट आया। जब सांप बिच्छू थे साथ, फिर भी मौत को दे डाली मात। जब प्यास ने फिसलाया, बुजुर्ग 2000 फीट नीचे आया। वो शख्स गिरनार से गिरा, मुश्किल हालात में भी नहीं डरा। फिर शुरू हुई मदन की तलाश, लेकिन न सुराग मिला, ना मिली लाश। और फिर वो जिंदा लौट आया। बहुत बढ़िया चाचा, आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं चाचा। बहुत आवाज लगाई आपने, हर बार आवाज का जवाब दिया चाचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग की जिसका सामना साक्षात काल से हुआ। मौत कई दफा उनके ऊपर से रेंगती रही, गुजरती रही, लेकिन जीवन जीने का जज्बा ही था जिसने आज फिर उन्हें अपने परिजनों से मिलवा दिया। 3 दिन, जी हां, 3 दिन तक पहाड़ से 2000 फीट नीचे फिसलने के बाद कटीली झाड़ियों के बीच सांप बिच्छू जिसके शरीर पर से गुजरते रहे, रेंगते रहे, वो जिंदा लौट आया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। भिंड के रहने वाले मदन मोहन कुछ दिन पहले अपने परिजनों के साथ गुजरात के तीर्थ गिरनार पर्वत गए थे, जहां वे, उनका बेटा और साथी जैन तीर्थ स्थल गिरनार की चढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान सभी एक दूसरे के आगे पीछे थे। चलते चलते मदन थक गए, प्यास लगाई। वे प्यास बुझाने चढ़ाई किनारे रेलिंग से लगे प्याऊ के पास पहुंच गए, पानी पिया और तभी उनका पैर फिसला और वो करीब 2000 फीट नीचे फिसलते चले गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लग पाई। साथ ही आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ देर बाद पलट कर देखा तो मदन गायब। इसके बाद लोगों ने मदन की तलाश शुरू की। जहां जहां से गुजरे थे वहां वहां पता किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। कुछ घंटे इंतजार के बाद पुलिस से शिकायत हुई, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं लगा। उधर मदन का शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन दिमाग होश में था। जब कोई भी गुजरता तो आवाज लगाते, मदद को पुकारते। कई लोग गुजरे लेकिन आवाज न सुनी। और फिर तीसरे दिन जब मदन के ही परिजन यहां से गुजर रहे थे, तब एक बार फिर उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई और ये आवाज परिजनों तक पहुंच गई। फिर क्या था, पुलिस को खबर की गई और शुरू हो गया मदन को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान। और कुछ ही देर की मेहनत के बाद मदन मौत को मात देकर फिर से लौट आए। अब परिजन इसे चमत्कार मान रहे हैं। रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज 18, भिंड। पेरिस लिए चल रहे हैं आपको। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और भी विशेष है, कल फ्रांस का नेशनल डे है। मैं फ्रांस की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं फ्रांस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
आज दिन में प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। और कल मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहिए, लेट्स मार्च। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल थल नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये जो संघ है ना, कुछ विशेष संघ है। संघ भी है, अलग अलग रंग भी है, और चारों तरफ उमंग भी है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। भारत कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।